चीन के मसले पर शुक्रवार शाम बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सीमा में वहां यानी लद्दाख में कोई नहीं घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पीएम ने कहा कि लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सेना को उचित कदम उठाने की छूट दी है और देश की संप्रभुता की रक्षा करना हमारे लिए सर्वोपरि है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। सीमा पर चीन के साथ झड़प और तनाव के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर देश को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से साफ आश्वासन चाहते हैं कि चीन पहले की तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति में अपनी सेना की वापसी करेगा। सोनिया गांधी ने कहा कि 5 मई को घुसपैठ की पहली खबर मिलने के तुरंत बाद ही ये बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं और हम अपने जवानों के पीछे एकजुट हैं। तो एनसीपी नेता शरद पवार ने सैनिकों के पास हथियार थे या नहीं उस मुद्दे को उठाया और कहा कि ऐसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर तय होते हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने सरकार का जोरदार समर्थन किया और बोले कि कश्मीर पर प्रधानमंत्री की स्पष्टता से चीन खींच गया है। तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब सरकार और सैन्य बलों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। उद्धव बोले कि हमारी सरकार में एक क्षमता है कि आंखें निकाल कर हाथ में दे दे। दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह को जमानत दे दी है। देविंदर सिंह को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो 3 आतंकियों को अपनी गाड़ी से जम्मू ले जा रहा था। दरअसल दिल्ली पुलिस निर्धारित समय में देविंदर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। देविंदर को इस साल 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तब गिरफ्तार किया गया था जब वो हिजबुल के 2 आतंकियों और उनके एक साथी को लेकर जम्मू जा रहा था। तब जाँच में सामने आया था कि देविंदर अरसे से आतंकियों का मददगार रहा है और इस बार भी उसकी जिम्मेदारी चंडीगढ़ और दिल्ली में इन आतंकियों के ठहरने की व्यवस्था करने की थी। राजनीति में कुछ भी संभव है और ऐसा ही कुछ हुआ है मणिपुर में, जहां अल्पमत में आ चुकी बीजेपी गठबंधन की सरकार राज्यसभा सीट जीतने में कामयाब हो गई। भाजपा ने यहां की एक सीट पर लिसेम्बा सनाजाओबा को और कांग्रेस ने टी मंगी बाबू को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 24 वोट मिल पाए। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस ने बाजी मारते हुए चारों राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। जीते उम्मीदवारों में पी सुभाष चंद्र बोस, मोपी देवी वेंकटरमन्ना, अल्ला अयोध्या राम रेड्डी और परिमल नाथवानी शामिल हैं। झारखंड की बात करें तो यहां 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने और दूसरी सीट बीजेपी के दीपक प्रकाश ने जीती है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया गया है। इन 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के दोनों उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी विजय हुए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सियासी गणित के चलते कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया चुनाव हार गए। चुनाव आयोग के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, दिग्विजय सिंह को 57, सुमेर सिंह को 55 और फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले, जबकि 2 वोट रद्द हो गए। रद्द हुए दोनों वोट बीजेपी के हैं, जिनमें से एक ने क्रॉस वोटिंग की। खाली हुई तीनों सीटों में से पहले भी 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास थी, लेकिन अगर सिंधिया और उनके समर्थक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते तो बीजेपी के लिए दोबारा 2 सीटें जीतना मुश्किल था। देश के किसी भी हिस्से में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड
3827 नए मामले सामने आए और 142 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में सामने आई नए मरीजों की यहाँ सबसे बड़ी संख्या है। इस आंकड़े के बाद अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,24,000 के पार हो गई है। राजधानी मुंबई के भी हालात बदतर बने हुए हैं और शुक्रवार को यहाँ कोरोना के 1296 नए मामले सामने आए, जबकि 114 लोगों की मौत हुई। मुंबई महानगर में अब संक्रमितों की कुल संख्या 64,000 के पार हो गई है। तमिलनाडु की बात करें तो 19 जून को यहाँ 2,115 नए केस सामने आए और 41 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 54,500 के करीब हो गई है। बात गुजरात की करें तो यहाँ भी कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 540 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की जान गई है। इसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 26,200 के करीब हो गई है। दिल्ली में सरकार ने कोरोना मरीजों के होम क्वारंटीन के प्रोटोकॉल को बदल दिया है। नए आदेश के बाद अब दिल्ली में हर कोरोना मरीज को अनिवार्य रूप से 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। दिल्ली में अभी तक जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति में हल्के लक्षण हैं या कम लक्षण हैं तो उसे होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ऐसे व्यक्तियों को भी 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और उसके बाद उनके घर जाने पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में ऐसे मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है जिनमें कम या ना के बराबर कोरोना के लक्षण हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल 8,480 से अधिक कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि अब उनकी कंपनियां कर्ज मुक्त हो गई हैं। दरअसल कुछ समय पहले उन्होंने अपने निवेशकों से कंपनी को 31 मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ये वादा इससे बहुत पहले ही पूरा कर दिया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिकॉर्ड कायम करते हुए मात्र 58 दिनों की छोटी सी अवधि में 1,68,818 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस अवधि में रिलायंस की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स में वैश्विक निवेशकों की तरफ से 1,15,693.95 करोड़ रुपए का निवेश आया। वहीं रिलायंस ने राइट इश्यू के माध्यम से 53,124.2 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी ने यह राशि अपने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचकर जुटाई है। जियो प्लेटफॉर्म में जनरल इलेक्ट्रिक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, KKR, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, ADIA, TPG और एल कैटरडन ने निवेश किया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर आधारित एक फिल्म बनेगी। इस फिल्म का नाम सुसाइड या मर्डर होगा। नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रोड्यूसर विजय शेखर गुप्ता ने बताया कि उनकी ये फिल्म इंडस्ट्री में बिग स्टार्स और प्रोडक्शन हाउस की मोनोपोली को दिखाएगी। प्रोड्यूसर ने बताया कि वो इस फिल्म के जरिए बताना चाहते हैं कि कैसे बॉलीवुड गैंग्स की वजह से एक आउटसाइडर को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कश्मीर में बीते 24 घंटों में हुए 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को मार गिराया है। अधिकारियों के मुताबिक पंपोर की एक मस्जिद में 2 आतंकी छुपे हुए थे। मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए ही सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। दरअसल गुरुवार को खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पंपोर और शोपिया में ऑपरेशन की शुरुआत की थी। शोपिया में पुलिस और सेना ने मिलकर 5 आतंकियों को मारा, वहीं पंपोर में 3 आतंकी ढेर हुए। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 13,586 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की मौत हो गई। नए मरीजों के मामले में एक दिन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। देश में अब कुल मरीजों की संख्या 3,80,532 हो गई है, जबकि अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच देश में कोरोना से रिकवरी के आंकड़े उम्मीद बांधते हैं। देश में बीते 24 घंटे के अंदर 10,386 मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 53.79% पर पहुंच गया। देश में कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों का कुल आंकड़ा 2,04,711 हो गया है। अभी देश में 1,63,248 एक्टिव केस हैं।
इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, विराट कोहली, आयुष्मान खुराना और सचिन तेंदुलकर से निवेदन किया है कि वो चाइनीज ब्रांड्स के विज्ञापन करना बंद करें। CAIT के मुताबिक इन बॉलीवुड स्टार्स की प्रसिद्धि का उपयोग कर चाइनीज कंपनियां इंडिया से काफी अच्छा खासा बिजनेस करती हैं, जो कि रोका जाना चाहिए। संस्था का ये अनुरोध गलवान में इंडिया चीन झड़प के दौरान 20 जवानों की शहादत के बाद आया है। Zoom और Skype जैसी वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए गूगल डुओ ने अपने ग्रुप वीडियो कॉल में सदस्य संख्या को बढ़ा दिया है। अब गूगल डुओ पर एक साथ 31 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये ध्यान रहे कि ये सर्विस फिलहाल वेब वर्जन पर ही उपलब्ध है, जिसे यूजर्स अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने इसके अपडेट को लेटेस्ट वर्जन के क्रोम वेब ब्राउजर में रोल आउट कर दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते ग्रुप वीडियो कॉलिंग की डिमांड काफी बढ़ी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपना खास वॉइस ट्वीट फीचर चुनिंदा iOS यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। कंपनी के मुताबिक वॉइस ट्वीट करने के लिए ट्वीट कंपोजर बार ओपन कर अपनी आवाज रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि ट्विटर ने वॉइस ट्वीट की भी समय सीमा निर्धारित कर दी है। इससे यूजर्स 140 सेकंड तक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर लिमिट खत्म हो जाती है तो खुद ब खुद नया वॉइस ट्वीट शुरू हो जाएगा। ये ट्विटर के फीड में उसी तरह दिखेंगे जैसे आम ट्वीट दिखते हैं। वॉइस ट्वीट सुनने के लिए इमेज पर टैप करना होगा। कंपनी ने कहा है कि इसे जल्द ही सभी iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लॉकडाउन के बाद से ही नौकरी जाने की ही खबरें सुनने को मिली हैं, पर अब इससे जुड़ी एक अच्छी खबर आपको देते हैं। फ्लिपकार्ट की स्वामित्व वाली ऑनलाइन फैशन और लाइफस्टाइल स्टोर मिंत्रा ने अपनी सप्लाई चेन और कस्टमर केयर विभाग में करीब 5000 लोगों को काम पर रखा है। दरअसल ये अस्थायी बहालियां हुई हैं मिंत्रा के सेल की वजह से। 19 से जून तक मिंत्रा के एंड ऑफ रीजन सेल का 12वां सीजन है। कोरोना ने हमारी जिंदगी में कई बदलाव किए हैं। महामारी में लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग पर जोर दे रहे हैं। लिहाजा मिंत्रा को उम्मीद है कि इस महासेल के दौरान लगभग 30 लाख लोग उससे खरीदारी करेंगे।